ये तुमने अच्छा नहीं किया सरोजा। अच्छा, आजकल स्कूलों में शायद धर्म शिक्षा देनी बंद हो गई है, लेकिन तुम्हारे वक्त पर जरूर रही होगी। और तुम्हें बताया भी गया होगा कि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। आप मुझे धमकी देने आए हैं? सरोजा, उस दिन तुम्ही ने कहा था ना कि अभी भी वक्त है, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। शायद आज तुम्हारे शब्द तुम्हें ही याद दिलाना जरूरी हो गए हैं। आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ये झूठी वसीयत लेकर सबके सामने अपने हाथों से जलाओ। कुछ और कहना है आपको? सरोजा, तुमने बहुत गलत किया है, और अगर तुम इसी रास्ते पे और आगे बढ़ती रही तो बात कोठी की नहीं, मेरी और पिताजी की इज्जत पर आन पड़ेगी। और फिर मैं कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं हटूंगा। एक कहावत तो तुमने सुनी होगी, कांटे को निकालने के लिए कभी कभी कांटे का इस्तेमाल करना पड़ता है। समर, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। मैं किसी चीज से नहीं डरती। तीर अब कमान से बाहर जा चुका है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कितनी मिन्नत की थी आपसे कि हम मिलकर कुछ बड़े काम करें, मगर आप नहीं माने, मुझे लाचार कर दिया। तुमने ये सब इस जमीन के टुकड़े के लिए किया है? इस कोठी के लिए? आपको क्या लगता है? बताइए, आप क्या सोचते हैं ये मैंने किसके लिए किया? फिर आपने कहा था कि आपने जबान दे दी है, तो समर, अब मैंने भी जबान दे दी है। कानूनन अब मैं इस कोठी की मालिक हूँ। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। सरोजा, कानून समझने में अभी तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। सरोजा, मेरी तरफ देखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। रावण भी तुम्हारी तरह हिम्मती था, मैं तो आकांक्षी था, तेज बुद्धि वाला था, लेकिन इसी तरह झूठे रास्ते पर चलकर उसने अपना सर्वनाश कर लिया। तुमने मुझे बहुत स्नेह दिया है और मैं इसे कभी भूल भी नहीं पाऊंगा, लेकिन आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। हाँ, लेकिन अगर कभी तुम अपनी दिशा बदलना चाहो तो मेरी ओर से हमेशा रास्ते खुले रहेंगे। समर बहुत नाराज है, पर कोई चारा नहीं था। तो मामला उलझ गया है। हमने तुमसे कहा था कि सेठ राम अवतार आसानी से नहीं मानेंगे। क्या सोचा तुमने? चाचा जी, मैं सोच रहा हूं कि दिल्ली जाकर वकील साहब से एक बार सलाह ले ली जाए। भाई, हमें ना जाने क्यों लगता है तुम्हें आज दिल्ली नहीं जाना चाहिए। क्यों चाचा जी, आपको लगता है ये कोई प्रॉब्लम खड़ी करेंगे? भाई, कुछ ना कुछ प्लान तो इन्होंने बनाया ही होगा। तुम एक काम करो, दिल्ली जाने की बजाय भगवान दास जी को फोन करो, देखें वो क्या कहते हैं। ये ठीक रहेगा। क्या हुआ? वकील साहब का कहना है कि मैं सलमान मियां को कहकर 5-7 आदमी गांव से बुलवा लूं, और जब तक वो आ न जाएं मैं कोठी छोड़कर न जाऊं। क्यों? ऐसा क्यों? उनका ख्याल है कि मेरे कोठी से जाते ही वो सलमान मियां को मारकर भगा देंगे और खुद कोठी पर कब्जा कर लेंगे। तुम्हें लगता है ये सब हो सकता है? चाचा जी, हम भी सरोजा और सेठ राम अवतार की तरह सोचें तो यही करेंगे। मुझे लगता है आज की स्थिति को संभालना बहुत जरूरी है। भगवान दास जी सही कह रहे हैं, मुझे दिल्ली नहीं जाना चाहिए। भाई, हम कुछ कर सके तो हमें फोन करते रहना। बस शाम को 6 से 8 तक हम घर पर नहीं हैं। आईजी साहब और उनकी बीवी के साथ हम एक फिल्म देखने जा रहे हैं। चाचा जी, मुझे एकदम से ख्याल आया है कि अगर आप आज एक काम करवा सकें तो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हाँ हाँ, कहो, क्या करें? मैं चाहता हूँ चाचा जी कि आईजी साहब 5-10 मिनट हमारी कोठी में दिखाई दें तो सबके दिल में दहशत पैदा हो जाएगी और थाने तक भी खबर पहुंच जाएगी। वो भी संभल कर कदम उठाएंगे। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। साहब, चाय की दुकान पर हमें गुज्जर सिंह मिला था। बड़ा अजीब आदमी है वो। पूछने लगा समर साहब किस वक्त दिल्ली जा रहे हैं। हमारे कुछ भी जवाब ना देने पर बोला, मियां जी खैर मानो तो साहब के जाने के बाद तुम भी अपना बोरिया बिस्तर लपेट लो।
मैं जानता था सलमान मियां कि ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें 5-7 आदमियों का प्रबंध करने के लिए बोल दिया था। एक काम करो, कल सुबह सुबह ही गांव चले जाओ और आदमी लेकर आ जाओ। साहब आप कहें तो इसी वक्त निकल जाते हैं। नहीं, इस वक्त हम दोनों का कोठी पर रहना बहुत जरूरी है। हाँ, एक बात और, आज आईजी साहब चाय पर आ रहे हैं और ये बात सरोजा मैडम को किसी भी तरीके से पहुंचा देना। समझ रहे हो ना? हम समझ गए साहब। ठीक है। थैंक यू। कोठी तो आपकी शानदार है। अगर कुछ दिन पहले नजर आती तो हम अपना ऑफिस यहीं बना लेते। फिर तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती और कोठी की देखभाल भी अच्छे से हो जाती। अभी पिछले ही महीने हमने अपने ऑफिस की लीज लखनऊ से पास कराई है। एक तरफ तो आपके लिए अच्छा ही रहता, पर दूसरी तरफ जब कभी आप अपनी कोठी को वापस लेना चाहते, आपको लखनऊ से इजाजत लेनी पड़ती, मंत्री जी को मोटी दान दक्षिणा देनी पड़ती। कोठी के बारे में आपका सुझाव मैंने समर जी को बता दिया है। ये आपके शुक्रगुजार हैं। समर साहब, पुलिस तो कानून से बंधी है, नेता लोगों के हाथ लंबे होते हैं। आप रमाकांत तिवारी जी से मिलिए, वे मंत्री रह चुके हैं, खबर है मुख्यमंत्री भी बनेंगे। उनके पिता इस इलाके के कांग्रेसी नेता थे, आपकी माता जी को जरूर जानते होंगे। आईजी साहब, हमारे वकील साहब बता रहे थे कि यहाँ के कुछ लोग मिलकर कोठी के जाली कागजात बना रहे हैं। वकील साहब का कहना है कि उन पर फौजदारी का मुकदमा डालना चाहिए। आप क्या सलाह देते हैं? वकील साहब से कहिए तगड़ा केस बनाएं, कुछ सबूत इकट्ठे करें। कोई एफआईआर दर्ज करने की बात होगी तो हम मदद कर देंगे। चले मोहन भाई, अगर पिक्चर की टाइमिंग मिस हो गई तो आप तो अपनी भाभी को जानते ही हैं। हाँ हाँ, चलिए। आइए। साहब कहिए सलमान मियां, क्या बात है? साहब घर में तो कोई नहीं है। सरोजा जी शाम को आई थी, लेकिन 1 घंटे बाद अपने बेबी के साथ बाहर चली गई। एक काम कीजिए, बाहर की बत्ती जला दीजिए। लोगों को गाड़ी दिखेगी तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम दिल्ली नहीं गए। ठीक है साहब। आप जाइए। अब तक तो मोहन चाचा को भी आ जाना चाहिए। हाँ कहो भाई समर, क्या खबर है? मोहन चाचा, मैं आईजी साहब की सलाह के बारे में सोच रहा था। आप रमाकांत जी को जानते हैं? भाई रमाकांत को तो नहीं, पर हाँ उनके पिता उमाकांत को तुम्हारी माँ के जमाने में हम कई बार मिले थे। तुम्हारी माँ के भगत थे वो। मोहन चाचा कभी ये इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं क्या? 1968 के आसपास। हाँ उसी के आसपास। तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे याद आता है मैं इनसे मिलने गया था। नमस्ते। नमस्ते। आप आइए। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। सर, हम उत्तर प्रदेश में एक रासायनिक खाद का कारखाना लगाना चाहते हैं। यह है प्रोजेक्ट फाइल। जरूर लगाइए। तराई के आसपास कोई जगह ढूंढ लो भैया। हमारा चुनाव क्षेत्र है, लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो अगला चुनाव जीतने में हमें भी कुछ लाभ मिलेगा। मंत्री जी, मेरे माता पिता चंद्रनगर के ही हैं। मैं तो खुद चाहता था कि कारखाना वहीं लगे। भैया तुम चंद्रनगर के रहने वाले हो? हम खुद वहाँ के कॉलेज के विद्यार्थी हैं। मैं तो वहाँ कम रहा हूँ, लेकिन पिताजी कॉलेज में प्रोफेसर थे। रिटायरमेंट के बाद वहाँ अकेले रह रहे हैं। और बाकी परिवार? इकलौता बेटा हूँ। माँ कांग्रेस की नेता थी। 1942 के आंदोलन में वो जेल गई थी। उसके बाद उनका देहांत हो गया। तुम रुक्मणी जी के बेटे हो? जी हाँ। हमें इनसे कुछ बात करनी है। आप जरा। आप सब लोग बाहर चलिए। इतनी खुशी की बात है कि तुम रुक्मणी जी के बेटे यहाँ आए हो। भैया हमने राजनीति उन्हीं से सीखी थी, वो हमारी गुरु थी। लेकिन आज की राजनीति उस राजनीति से कोसों दूर है जो हमने तुम्हारी माँ से सीखी थी।
अगर आज वो यहाँ होती तो ना जाने क्या कहती और क्या करती। वे सब खद्दरधारी जो यहाँ बैठे थे, सब अपना उल्लू सीधा करने के लिए राजनीति में घुसे हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि कब, कैसे और कहां से क्या लूटा जा सकता है। सुबह कुछ बोलते हैं और शाम को उसके एकदम उल्टा। जो बोलने में अपना उल्लू सीधा हो वही रामधुन है। वो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। उन्हें पॉलिटिक्स छोड़े कई साल हो गए, पर उनके बेटे का सितारा तो बुलंद है। उमाकांत जी रिटायर होने के बाद यहीं रहते हैं, तुम उनसे मिल लो। यही ठीक रहेगा चाचा जी, शुक्रिया। सरोजा का क्या होगा? उसके सारे सपनों का? क्या उसे भूल जाऊं? पर कैसे? रात को कोठी के आसपास बहुत चहलकदमी थी। तुम्हारे मित्र गुज्जर सिंह लोगों के साथ रात भर यहाँ टहलते रहे। तुमने शायद कोई काम दिया है उन्हें करने के लिए। हाँ, अभी मिले थे बाहर, कह रहे थे आपके मुल्ला जी सवेरे सवेरे घर छोड़कर भाग खड़े हुए। सरोजा, तुम इंसानों को परखने में कमजोर हो। सलमान मियाँ भागने वालों में से नहीं है। मैंने उन्हें कुछ जरूरी काम से भेजा है, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। कल आईजी साहब आए थे, कह रहे थे कि थाने में जालसाजी की रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए। और महेंद्र स्वरूप का भी यही कहना है कि फौजदारी का मुकदमा दायर कर देना चाहिए। पर मैंने कहा कि सरोजा यूं डरने वाली तो नहीं है। चलिए, आपने माना तो सही। हाँ, कहीं कुछ गलती हो गई है। लगता है अब शेरनी को पिंजरे में बंद करने के लिए थोड़ा वक्त और लगेगा। हेलो समर साहब, आपकी भाभी तो काफी तेज निकली। अगर सेठ राम अवतार का हाथ उसके सर पर ना होता ना, तो मैं तो उसे हवालात पहुंचा देता। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इस मसले को हल किए बिना आपकी कोठी को बेचना आसान होगा। तो आपने क्या सोचा है, क्या किया जाए? समर साहब, मामला कुछ पेचीदा लगता है। अगर शाम को आप मेरे दफ्तर आ जाएं तो आराम से बैठकर बात कर लेंगे। नहीं, आज मिलना तो मुश्किल है, क्योंकि शाम को रमाकांत जी से मुलाकात है 5 बजे। रमाकांत तिवारी? कौन? वो मशहूर पॉलिटिशियन, यानी वो उमाकांत तिवारी के बेटे? जी हाँ, कल आईजी साहब घर पर आए थे चाय पर। उन्होंने सलाह दी है कि रमाकांत जी से मिलकर मदद ले ली जाए। वैसे आईजी साहब ने अच्छी सलाह दी है। रमाकांत जी चाहे तो काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन मामला थोड़ा पेचीदा है। फिर भी आप बात करके देख लें, शायद हल निकल आए। ठीक है, रमाकांत जी से बात करके आपको बताता हूँ। शुक्रिया। सलमान मियाँ, ये आपने अच्छा किया। सही वक्त पर इनको बुलाकर आपने सही इंतजाम कर दिया। शुक्रिया साहब, कल का मामला हमें अच्छा नहीं लगा। अब देखना इस ओर किसी की फटकने की हिम्मत नहीं होगी। सर, गुस्ताखी माफ हो अगर हमारी बात बेजा लगे। कल जो गुजरा हमें उससे बहुत गुस्सा आया। सोचते रहे और गांव में एक ख्याल आया, इजाजत हो तो अर्ज करें? कहिए। साहब, हमारे गांव से कुछ दूर एक कुएं की आधी गहराई में एक तहखाना है। अगर हम उस सरोजा मेम साहब को यहाँ से उठाकर रातों रात कुछ दिनों के लिए उस तहखाने में बंद कर दें, तो किसी को जूमर खबर नहीं होगी। हम आपका गुस्सा समझ रहे हैं सलमान मियाँ, पर यह सब गैर कानूनी है और हम कोई भी गैर कानूनी काम करना नहीं चाहते। हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। 8 अगस्त 1943, मेरे पिताजी का पन्ना।
आज रुक्मणी की पहली पुण्यतिथि है। मालूम नहीं ये दिन कैसे बीते। समर तो साल भर मुक्ता के पास ही रहा। मैं पागल सा देश भर में न जाने कहां कहां घूमा, पर रुक्मणी का साथ हमेशा मेरे मन में रहा। कल रात रुक्मणी के बक्से से मुझे एक पुराना कागज मिला, रुक्मणी के जेल से रिहा होने के 2 महीने पहले का। जेल के अंग्रेज आईजी ने उसे रुक्मणी को दिया था। मुझे याद है कि 2 महीने बाद जब हम रुक्मणी को स्ट्रेचर पर जेल से बाहर ला रहे थे, वहां के हिंदुस्तानी जेलर ने अंग्रेज आईजी से रुक्मणी की मुलाकात की बात मुझे सुनाई थी। बहन जी, जेल के आईजी साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। पूछा है वो आपके पास आए या आप उनके ऑफिस में आ सकती हैं। आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं वहीं आकर उनसे मिलती हूँ। जी। नमस्कार। Good morning, madam. Do you understand English? Yes, I do. Do you speak हिंदी? A little, not so good. तो फिर हिंदी में बात करें। मैडम, हमको अफसोस है, आपका तबीयत ठीक नहीं है। सरकार आपको इलाज के लिए रिहा करना मांगता है। आप इस कागज पर दस्तखत कर दें, कल आप घर जा सकता है। क्या लिखा है इस कागज में? आपके जुर्म का माफी मांगने का मर्सी पिटीशन है। मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। मैडम, आपको कोर्ट ने जुर्म का सजा दिया है। मैं अपनी माँ, अपने देश हिंदुस्तान को प्यार करती हूँ, और अपनी माँ को प्यार करना कोई जुर्म नहीं। ये कानून का मामला है, आप माफी मांगेगा तो घर जा सकता है। मैं किस बात की माफी मांगू? माफी तो सरकार को मुझसे मांगनी चाहिए, बिना जुर्म के यहाँ कैद करने की। आईजी साहब, मैं ऐसे किसी कागज पर दस्तखत नहीं कर सकती जो सच्चाई से उल्टा हो। आपकी यहाँ आने की तकलीफ के लिए धन्यवाद। नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ये सख्त नापसंद है। अब गुज्जर सिंह को इतना क्यों डांट रही हो? तुमने जो काम उसे सौंपा था वो उसकी ताकत के बाहर है। मैंने गुज्जर सिंह को कोई काम नहीं सौंपा। मैं गुज्जर सिंह से नहीं, आशा से बात कर रही थी। ओह, अब उस प्यारी सी गुड़िया ने ऐसा क्या कर दिया जो इसे इतना डांट रही हो? जिद्दी होती जा रही है। जिद कर रही थी कि अपनी क्लास की सहेलियों के साथ कार में दिल्ली जाएगी। बच्चों की हर जिद तो नहीं मान सकते ना। जिद तो किसी की भी नहीं मान सकते, चाहे फिर वो छोटे हो या बड़े। आप मेरी बात कर रहे हैं या अपनी? वैसे आपके मुल्ला जी ने तो पूरी फौज इकट्ठी कर ली है। लगता है आईजी साहब ने पुलिस भेजने से इनकार कर दिया। आईजी साहब ने तो कहा था कि मैं तुरंत एफआईआर दर्ज करा दूं, लेकिन मैंने सोचा कि यह कदम उठाने से पहले एक बार दोबारा तुमसे बात कर लूं। सरोजा, एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। समर, ये सब क्यों हुआ? तुम्हारी जिद की वजह से ना। तुम्हें रुपए पैसों की कोई जरूरत नहीं, और तुम जानते हो कि पिताजी चाहते थे कि इस कोठी में कोई बहुत अच्छा काम हो। कितनी मिन्नत की थी मैंने तुम्हारी, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। समर, हम अभी भी कुछ मिलकर क्यों नहीं कर सकते? कोई बड़ा काम, जो कुछ भी तुम चाहो। सरोजा, तुम जानती हो जो तुमने किया उसका नतीजा क्या हो सकता है? मैं तो बस यूं ही कोठी जल्दी में बेचने से रोकना चाहती थी, और सेठ जी ने कहा कानूनन सिर्फ यही रास्ता है। सरोजा, ना तो तुम कानून जानती हो और ना ही सेठ जी के इरादे। तुम उस जाली वसीयत को चलाने के लिए तैयार हो? एक कागज से क्या होता है? कोठी तो तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम उस जाली वसीयत को चलाने के लिए तैयार हो? वो मामला अब मेरे हाथ से बाहर है। तो फिर ये बात भी अच्छे से समझ लो। हाँ? अब जो भी नतीजा आएगा ना, वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे उस सेठ को नहीं, क्योंकि अब मामला
आर पार का हो चुका है। दीवाने आम से दीवाने खास में। समर, आइए बैठिए। शुक्रिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम तो बचपन से ही आपके माता पिताजी के बारे में सुनते रहे हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे कि आपकी माताजी उनकी राजनीतिक गुरु थी। कल आपके पिताजी से बात हुई थी। उन्होंने आपसे कोठी की समस्या के बारे में तो बात की होगी। जी हाँ, कल रात पिताजी ने बताया कि आपके किसी रिश्तेदार की पत्नी ने जाली वसीयत बना ली है। जी हाँ, यही समस्या है। पिताजी ने अपने आखिरी दिनों में उनको देखभाल के लिए कोठी पर ही बुला लिया था। कल मैंने आईजी सुरेंद्र पाल सिंह से बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे मिलूं। ये पुलिस वाले बिना कुछ लिए दिए या ऊपर से फोन आए बिना किसी की मदद नहीं करते। पर हाँ, अगर करना चाहें तो आनन फानन में किसी पे एक आधा झूठा केस दर्ज करके उसे हवालात में बंद कर देते हैं। रमाकांत जी, आप समझ सकते हैं, अब ये मामला रुपए पैसे या जायदाद का नहीं रहा। अब तो ये मामला परिवार का और माता पिता की इज्जत का हो गया है। आप चिंता ना करें, आपका मामला इतना मुश्किल नहीं लगता। हम कल सुबह 1-2 आदमी भेज देंगे आपकी कोठी पर। वो हालात देखकर कुछ ना कुछ निपटारा कर लेंगे। भाई पिताजी का आदेश है, इसलिए आपकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। ये लीजिए मेरा पर्सनल नंबर, आप जब चाहें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। साहब, रमाकांत तिवारी जी के यहाँ से 2 आदमी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। चलिए, मैं आ रहा हूं। साहब आ रहे हैं। साहब, समर साहब आप ही हो? जी हाँ। नमस्ते। 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 हमारा नाम बबलू सिंह है और ये है हमारे साथी राजू भैया। बड़े साहब ने कहा कि कोठी में रहने वाले कुछ लोग आपको बहुत परेशान करे हैं। भाई साहब ने कहा है उन लोगों को ठीक से समझा दो ताकि वो सही रास्ते पे आ जावे। बाय समर अंकल। बाय बेटा, टेक केयर। ये लड़की तो उन्हीं लोगों की बेटी लगे। बस हम इस छोरी को उठा लेंगे, आज शाम तक आपका काम निपट जाएगा। नहीं बबलू भैया, मैं आपको इस काम की इजाजत नहीं दे सकता। अरे भाई साहब, आप क्यों खफा हो रहे हो? ये छोरी हमारे साथ बिल्कुल हिफाजत में रहेगी। बस इसके माँ बाप का दिमाग थोड़ी देर में ठिकाने लाने की बात है, और फिर कहाँ आप महीनों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे। देखो साहब, आप बड़े बड़े घरां के लोग ना बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के बड़े नाजुक हो जाओ। हमारे गांव में तो हफ्ते में 1 आध खून हो ही जावे। आप लोगों को पुलिस का डर नहीं लगता? अरे हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं? बड़े साहब ने कहा एक शरीफ आदमी की मदद करनी है, और बात रही छोरी की तो 2 दिन में सही सलामत घर पे आ जाएगी। और बात रही पुलिस की, वो क्या करेगी? अरे उनको मालूम है हमारे सर पे किसका हाथ है। देखिए, फिलहाल तो मैं अपना काम अपने तरीके से करना चाहता हूँ। आप लोगों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी अगर आप लोगों की जरूरत पड़ी तो मैं रमाकांत जी से बात कर लूंगा। शुक्रिया। नमस्ते। देखो सलमान मियाँ, हमें जो भी करना होगा अपने तरीके से करना होगा। मुझे नहीं लगता कौन थे कि ये लोग? कैसे कैसे लोग इस घर में आने लगे हैं। मैं देख रही थी, वो दोनों बदमाश कैसे मेरी आशा को घूर घूर कर देख रहे थे। मैं पुलिस में रिपोर्ट करने जा रही हूँ। जरूर जाओ, पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझ लीजिए, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं यहाँ कह ढा दूंगी। सरोजा, तुम बात करने की तमीज तक भूल चुकी हो। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से। और रही बात आशा की, तो वो मेरी बेटी जैसी है। मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। कहिए समर साहब, सुबह सुबह कैसे तकलीफ की? आपने जो 2 आदमी कोठी पर भेजे थे,
वो आए थे। भाई देखो, आपसे बात करने के बाद हमने देखा वही 2 आदमी थे, कुछ खुरदरे किस्म के लोग हैं। कोई बदतमीजी तो नहीं कर बैठे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई साहब, वैसे हमने अक्सर देखा है कि ऐसे लोग के जाने भर से लोग सहम जाते हैं और बिना कुछ किए काम बन जाता है। रमाकांत जी, छोड़िए इन बातों को। मेरे मन में एक ख्याल आया है, अगर आप हमारी सहायता करें तो हमारा काम आसान हो सकता है। जी कहिए। पिछले इतवार सेल एग्रीमेंट जाली वसीयत की वजह से कैंसिल हो गया। मेरे मन में ये ख्याल है कि अगर सेम एग्रीमेंट मैं आपके साथ बना लूं तो सबका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये सलाह भी आपके मित्र आईजी साहब ने दी होगी। जी नहीं, ये ख्याल मेरा अपना है। अगर आपको परेशानी ना हो तो। अच्छा बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? आपको कचहरी में आकर सिर्फ एक बार सब रजिस्ट्रार के सामने दस्तखत करने की तकलीफ करनी होगी। कुछ और? जी नहीं, कल वकील से बात करके मैं सारे कागजात तैयार करवा लूंगा। परसों आपको दस्तखत करने होंगे। डीएम से बात कराओ। अभी हम डीएम से स्पीकर फोन पे बात करेंगे। आप सुन लीजिए, सारी बात अभी साफ हो जाएगी। नमस्कार सर, आपसे तो मिलना बहुत मुश्किल हो गया है सर। मैंने कई बार बहुत कोशिश की पर अपॉइंटमेंट नहीं मिला। कब आ सकता हूँ सर? अरे आप तकलीफ ना करें, परसों 12 बजे हमें वहाँ आना है। आपके सब रजिस्ट्रार के यहाँ प्रॉपर्टी के कागजों पे कुछ दस्तखत करने। हाँ जरूर है सर, मैं सब रजिस्ट्रार से कह दूंगा। रजिस्टर लेकर मेरे दफ्तर आ जाएगा। दोपहर का खाना सर्किट हाउस में खाएं सर। आप किसी और से मिलना चाहे तो उन्हें भी बुला लेंगे। भाई कभी और सही, परसों हम जल्दी में होंगे। हाँ, आपके दफ्तर में एक प्याला चाय पी लेंगे। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत जी। मैं परसों डीएम ऑफिस में आपका इंतजार करूंगा। आपने अच्छी तरकीब सोची। हमें यकीन है कि आपका काम ठीक से हो जाएगा, लेकिन डीएम ऑफिस के बदले आप अपनी कोठी पर मिलें। भाई प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक बार देख तो लें। आपने बिल्कुल ठीक कहा। परसों अगर आप 5 मिनट के लिए कोठी में आ जाएं तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। और एग्रीमेंट के बाद आप मुझे अपनी नेम प्लेट दे दें तो मैं कोठी के मेन गेट पर लगा दूंगा। ठीक है, कल हम लेते आएंगे। थैंक यू रमाकांत जी। समर अंकल, क्या आप मुझसे नाराज हैं? किसने कहा आपसे? मम्मी आज स्कूल लेने गई थी तो कह रही थी कि कल से तुम्हारा स्कूल जाना बंद, घर से बाहर मत निकलना, कोई बदमाश तुझे पकड़ लेगा। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, समर अंकल है ना आपके साथ। आप खुशी खुशी स्कूल जाओ, ठीक है? जाओ। समर भैया, सरोजा ने आज सुबह मुझे बताया कि वो आशा को लेकर बहुत परेशान है, तरह तरह की अजीब बातें कर रही है। मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूं। आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं जानता हूं कि सरोजा क्यों परेशान है। बेहतर होगा कि उसके सामने बात हो। ठीक है। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? चाय पियेंगे आप? मैं जानती हूँ आपके मुल्ला जी ने आईजी साहब को चाय पिलाने का बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया था, मगर मैं कुछ जल्दी में हूँ। आपको जो कुछ कहना है कहिए। सरोजा, आज सुबह भी मैंने तुमसे कहा था कि तुम बात करने की तमीज भूल चुकी हो। खैर, मैंने परसों शाम 6 बजे अपने वकील महेंद्र स्वरूप को बुलाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सेठ राम अवतार को भी बुला लो। क्यों? क्या होगा उस दिन? उस दिन तुम सबके सामने उस जाली वसीयत को अपने हाथों से जलाओगी और ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। आपके पास कुछ और कहना तो बाकी नहीं है? बैठ जाओ कुर्सी पर चुपचाप, मेरी बात ध्यान से सुनो। समर भैया, वसीयत का मामला आपका और सरोजा के बीच का है। इस बारे में मैं अपनी राय आपको पहले ही बता चुका हूं। मैं आपसे आशा के बारे में बात करना चाहता हूं। वीरेंद्र जी, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, उसके बाद मैं आपसे आशा की बात भी क्लियर कर दूंगा। और अगर तुमने वो वसीयत नहीं चलाई तो तुम जेल जाओगी और उसका सबसे बुरा असर आशा पर पड़ेगा। कौन कहता है कि वसीयत जाली है? तुम भी जानती हो कि वो वसीयत जाली है। वकील और पुलिस वाले कहते हैं कि उसे जाली साबित करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। तुम एक काम करो, अपने सेठ से मेरी बात कराओ, वो भी 2 मिनट में समझ जाएंगे। भाई साहब, सरोजा कहती है कि आज सुबह आपने 2 बदमाशों को घर बुलाया था
आपने रमाकांत तिवारी का नाम सुना है? इस शहर में उन्हें कौन नहीं जानता। सुना है चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। उनके यहाँ से 2 आदमी आए थे, लेकिन मुझे उनका रवैया पसंद नहीं आया। इसलिए आज दोबारा मैं रमाकांत जी से मिलने गया था और उनसे साफ साफ कह दिया कि इस तरह जोर जबरदस्ती का तरीका मुझे पसंद नहीं है। तो फिर सरोजा इतनी परेशान क्यों है? इसने बार बार मुझे फोन करके तरह तरह की बातें कहती रही। ये तो आप सरोजा से ही पूछिए, क्योंकि उन 2 आदमियों के जाते ही मैंने सरोजा से साफ साफ कह दिया था कि मैं जो कुछ भी करूंगा कानूनी तौर तरीके से। रही बात आशा की, तो वो मेरी बेटी समान है, मेरे होते उस पर आंच नहीं आ सकती। कल रमाकांत जी मेरे साथ डीएम के पास जा रहे हैं। जाने से पहले 12 बजे वो यहां पर आएंगे। अगर आप चाहें तो खुद उनसे बात कर सकते हैं। मुझसे झूठ बोलती हो? भाई साहब की कई बातों का मुझसे जिक्र तक नहीं किया। मुझे उकसा कर थाने में रिपोर्ट लिखवाना चाहती थी। बाहर में जाओ, जा अपने सेठ के पास। सरोजा, परसों शाम को उस झूठी वसीयत को जलाने के सिवा अब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। महेंद्र स्वरूप जी। समर साहब, आप ये रमाकांत जी को कहां से ढूंढ लाए? जाड़े का मौसम इस बार कुछ जल्दी आ गया है वकील साहब। कमाल है समर साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। आज आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि इतवार के तमाशे के बाद आप काफी परेशान हो गए होंगे। वकील साहब, परेशान होने से क्या होता है? परेशानियों का सामना करने से ही रास्ता निकलता है। अगर इन परेशानियों में उलझे रहो, ये परेशानियां तो आपको ले डूबेंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लीजिए, आपका ये एग्रीमेंट तैयार है। वैसे एक बात बताएं, रमाकांत जी के साथ आपने क्या तय किया? क्या वो दूसरी वसीयत के बावजूद आपकी कोठी खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे? जी हाँ वकील साहब, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि कल रमाकांत जी के साथ एग्रीमेंट हो जाने के बाद शाम को 6 बजे आप भी यहां जाएं, ताकि सरोजा को वसीयत के बारे में अच्छी तरह समझा दिया जाए। मुझे नहीं लगता समर साहब कि जायदाद का मामला समझाने से सुलझ जाएगा। राम अवतार इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है। उसके कहने से सरोजा देवी कोर्ट से स्टे भी ला सकती हैं। अच्छा, मैं चलता हूं। वकील साहब, पहले ड्रिंक तो खत्म कर लीजिए। श्योर। सलमान मियां, रमाकांत जी के आने का वक्त तो हो गया है, कभी भी आ सकते हैं। उनके आने के बाद मैं उनके साथ थोड़ी देर के लिए कचहरी जाऊंगा। कुछ कागजी कार्रवाई है। वो अपने साथ एक बोर्ड लाएंगे, वो बाहर मेन गेट पर लगवा दीजिएगा। जी, लग जाएगा। लीजिए, रमाकांत जी आ भी गए। अरे भाई, कैसे हैं आप लोग? आइए। भाई, बाहर जो मेन गेट के खंबे पर जो पत्थर लगा है उस पर लिखा है कपिल वस्तु, लेकिन आपकी माता जी का नाम तो रुक्मिणी था। जी हाँ, पर पिताजी फिलॉसफी के प्रोफेसर थे और गौतम बुद्ध के लिए उनके मन में बहुत श्रद्धा थी। और गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। अच्छा। और पिताजी चाहते थे कि उनकी इस कोठी में कोई बौद्ध संस्था स्थापित हो, पर अब संभव नहीं लगता। भाई साहब, संभव हो पाना ही तो असली बात है। हमारी आजकल की पॉलिटिक्स में तो सिर्फ संभव का खेल है। अरे, आपने पूरी फौज बिठा रखी है। बस कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे। रमाकांत जी, मुझे आगाह किया गया था कि आजकल जमीन जायदाद के मामले में जोर जबरदस्ती की संभावना बनी रहती है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। देखो भाई, अब समय भी हो गया है। अभी हमें जाके कोर्ट का काम भी पूरा करना है। अब आप यहाँ तक आए हैं तो कोठी भी देख लीजिए। अरे भाई, कोठी देखने की क्या जरूरत है? उन लोगों ने हमें देख लिया है और हमारा यहाँ आने का मकसद तो पूरा हो चुका है। अरे भाई, ये नेम प्लेट इन्हें दे दो। सलमान मियां। जी साहब। ये जाकर मेन गेट पर लगा दो। ठीक है साहब। चले। आइए। रमाकांत तिवारी।
समर अंकल, बाहर मुल्ला जी गेट पर रमाकांत तिवारी का बोर्ड लगा रहे हैं। अच्छा, आप यूनिफॉर्म चेंज करो और खाने पे आ जाओ। ठीक है। जाओ। क्या आपने घर के कुछ कमरे रमाकांत तिवारी को किराए पर दे दिए? जी नहीं, मैंने ये घर रमाकांत जी को बेच दिया है। आज ये रजिस्ट्री करवाई है। और हाँ, ये रजिस्ट्री के सारे कागजात हैं। आप चाहें तो अपने सेठ राम अवतार को दिखा सकती हैं, वो अच्छी तरह जांच लें। और शाम 6 बजे आप लॉन में आ जाइएगा अपनी झूठी वसीयत के साथ। आपको समझाने का मेरे पास यही आखिरी तरीका था। एक्सक्यूज मी। देखते हैं वकील साहब। वो सरोजा, तुम अपने साथ अपने नाम की झूठी वसीयत लाई हो। देखिए वकील साहब, ये ओरिजिनल है। जी हाँ समर साहब, ये ओरिजिनल वसीयत है। सरोजा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथ से ये झूठी वसीयत जला दो। सरोजा, अब मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम्हें लगता है कि वो सच है, तो तुम मेरे बाद वही शब्द दोहराओगे कि मैं आशा की कसम खाकर कहती हूं, मेरे पास इस वसीयत की और कोई मूल प्रति नहीं है। मैं आशा की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे पास इस वसीयत की और कोई मूल प्रति नहीं है। ये सरोजा देवी कैसी औरत है, इसे समझना बहुत ही मुश्किल है। काफी तेज है, पर ऐसी औरत को बहकाया भी जा सकता है। पर समर साहब, इस वसीयत की कोई दूसरी मूल प्रति नहीं है, इस बात की तो गारंटी लेते हैं ना आप? आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ा। एक बात कहूं, आज जो कुछ भी हुआ वो काफी हैरत अंगेज था। एक बात कहना चाहता हूं समर साहब, मैं चाहता हूं कि चौधरी भगवान सिंह की जगह इस कोठी को मैं खरीदूं 60 लाख में। वकील साहब, अभी तो मैं दिल्ली जा रहा हूं, वापस आकर तय करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, आइए। नहीं सरोजा, मुझे माफ कर दो समर, मैंने बहुत गलत काम किया। हमारा झगड़ा था, अब नहीं है। मैंने अपनी स्लेट साफ कर दी है। तुम हल्के मन से जाओ, मैं आता हूं। भाई साहब, आप कहीं जा रहे हैं?
जी हाँ, मैं 2-4 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। चाय पीजिए। थैंक यू। समर अंकल देखिए ना, ये मैंने बनाई है, कैसी है? अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हैं। अगर इतना ध्यान पढ़ाई में लगाओगे ना तो बड़े होकर बहुत खुश रहोगे। तुम्हारी मम्मी कहती हैं कि जब वो छोटी थी तो पढ़ाई में बहुत तेज थी। और जाओ बेटा, होमवर्क करो, चलो। थैंक यू। सरोजा, तुमने कहा था कि तुम कोठी के लिए अच्छी पार्टी ढूंढोगी, तो अब ढूंढो। क्या कह रहे हैं आप? आपने तो कोठी रमाकांत जी को बेच दी है, रजिस्ट्री भी कराए हैं। अभी तो सिर्फ बेचने का एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ है, वो तो कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। रमाकांत जी मान जाएंगे? सच कहूं तो ये उन्हीं का मशवरा था, सबका दिमाग ठीक करने के लिए। ओह, तो ये आप लोगों की मिली भगत थी। बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए आप। आपसे एक बात पूछूं? बिल्कुल पूछिए। आप अपने पुश्तैनी घर से नाता तोड़ रहे हैं, आपके मन में कोई टीस नहीं उठती? सरोजा, ये बात तुमने पहले भी कही थी, मैंने बहुत सोचा, फिर मेरी समझ में आया कि इन पत्थरों से भावनाओं को जोड़ना गलत है। भावना तो मन की बात है, उसकी पवित्रता वही है। तो क्या आपका इरादा पक्का है? महेंद्र स्वरूप क्या कहते हैं? क्या वो अब भी कोठी खरीदने को तैयार हैं? वो तो खरीदने के लिए तैयार हैं, अब तो वो 10 लाख रुपए ज्यादा देने के लिए भी तैयार हैं। पर अब मैं उन्हें ये कोठी नहीं बेचूंगा। पता नहीं क्यों वो इंसान मुझे शुरू से ही चालाक नजर आ रहा था। दूसरी वसीयत देखकर जब वो हिचकिचाए तो मुझे सबसे पहले ये ख्याल आया कि सरोजा ने जुबान तोड़ने का बंधन और कीमत बढ़ाने का मेरे लिए रास्ता खोल दिया है। सच? क्या आप सच कह रहे हैं? सच। और सच और झूठ का आगा पीछा तो चलता ही रहता है। सवाल पूछते ही मुझे ख्याल आया था कि एक चतुर जवाब मिलेगा, या फिर पिताजी की तरह एक लंबा भाषण। खैर, कोई खरीदार ढूंढूं? जरूर ढूंढिए, 2-4 दिन में तो वापस आ ही रहा हूं, कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूं। ठीक है। कुछ दिन बाद तुम अंदर नहीं आने दोगे? आओ। इतना सुंदर घर, और तुमने मुझे कभी बुलाया भी नहीं। सरोजा, सब खैरियत तो है? कैसे आना हुआ? बैठने को नहीं कहोगे? ओ, प्लीज। तुमने कोठी का अच्छा खरीदार ढूंढने को कहा था ना, मैं ढूंढ लाई। सेठ राम अवतार बाहर गाड़ी में बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 80 लाख रुपए कीमत देने को तैयार हैं, एडवांस भी साथ लाए हैं। सरोजा, तुम बहुत ही काबिल औरत हो, हिम्मत वाली हो। सही रास्ते पर चलोगी तो बहुत सुख पाओगी और दूसरों को भी सुख दोगी। सेठ जी बाहर कार में हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, बुलाऊं? हाँ सरोजा, मैंने तुम्हें कमीशन देने का वादा किया था। बताओ कितना कमीशन चाहिए तुम्हें? मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए समर, मैं यहाँ कमीशन तय करने नहीं आई। ये नहीं हो सकता। हो सकता है, मैं सेठ जी को बुलाने जा रही हूँ। आइए।
सेठ राम अवतार। नमस्ते। समर जी। बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा थी। वैसे तो आपको और आपके परिवार को शहर में कौन नहीं जानता। दरअसल मैं भी आपसे मिलना चाहता था। सरोजा ने बहुत बार आपकी तारीफ की थी। आपने इतनी दूर आकर मेहरबानी की, इतनी बड़ी तकलीफ उठाई। समर साहब, सरोजा बहन ने मुझे बताया था कि आप कोठी का सौदा करने को तैयार हैं। मैं 80 लाख की कीमत देने को तैयार हूं। एडवांस के तौर पर ये 5 लाख रुपए लाया हूं। रही कागजी लिखत पढ़त, वो जब आप चाहेंगे तब हो जाएगी। सेठ जी, मुझे आपका ऑफर मंजूर है। यह सौदा पक्का हुआ। आज से कोठी आपकी हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समर साहब। आप कोठी को अपना घर समझ के रहें और जब कभी भी इस शहर में आए वहीं रहें। अब इजाजत दीजिए, बहुत दूर जाना है और 2-3 दिन बाद तो आपसे मुलाकात होगी ही। चलें सरोजा बहन? राम अवतार जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं सरोजा जी से 2 मिनट बात कर लूं? जरूर जरूर, आप बात कर लें। मैं इतने गाड़ी में इंतजार करता हूं। शुक्रिया। नमस्ते। बहुत सारी किताबें हैं यहाँ। आखिर अपने पिता के बेटे हो ना, ये सब पढ़ी है तुमने? सरोजा, ये 5 लाख रुपए तुम्हारे हैं। मैंने कहा ना, मैं तुमसे कोई कमीशन नहीं लूंगी। बस अब मैं जा रही हूँ। सेठ जी बाहर इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता सरोजा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, मुझे जाने दो। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम चाहती क्या हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए समर। समर, मुझे जाने दो, बहुत देर हो रही है। सरोजा, ये तुम रख लो। और हाँ, अगर तुमने इन्हें लौटाने की कोशिश की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। समर, तुमने पूछा था ना कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हें अपनी जिंदगी में। खत्म हो गया सब कुछ। जी चाहे जी भर के प्यार करूं, जी चाहे सनूनी सजन से इकरार करूं, जी चाहे चली गई। मैंने उसे क्यों जाने दिया? कैसी होती हमारी जिंदगी। उसने कहा था हम मिलकर बहुत बड़े काम कर सकते हैं। क्या अगले जन्म में? लेकिन क्यों? क्यों अगले जन्म में?
क्यों अभी नहीं, इसी जन्म में?